Hello everybody, I am Ashnur Kaur. Welcome to my channel, and today we are going to start with the unit Human Physiology, which is unit 5 of our biology. So this is our unit 5 Human Physiology. इसमें total 6 chapters cover होते हैं आपके, और ये unit जो है in NEET 2025 was of almost 52 marks, which means you can log 52 marks from just studying these 6 chapters, that too of your interest, क्योंकि ये इतने interesting chapters हैं. It is all what is related to what you want to do in the future, almost of all the students. ठीक है, तो breathing and exchange, body fluids, excretory product में कहूँगी थोड़ा सा conceptual chapter है, थोड़ा सा. ठीक है, लोकोमोशन बहुत बढ़िया चैप्टर, सिर्फ रट्टेबाजी वाला. न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सो इट इज अ पैक ऑफ अमेजमेंट, एंड इट इज ऑलवेज लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी इज माय पर्सनल फेवरेट यूनिट, और हमेशा इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है लाइक व्हाट्स नेक्स्ट. तो बी रेडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले ओके, हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज भी इसमें कवर करे हैं. जितना मैं टॉपिक आज पढ़ाऊंगी उसका कंप्लीट 35 ईयर्स के जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं नीट 2025 को देखते हुए, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया था इस बारी, इसलिए बिल्कुल कंप्लीटली इंश्योर करना है कि वी डू नॉट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट. तो इतना पढ़ने से अच्छा है कि हम पीवाईक्यूज पकड़ लें, आउट ऑफ सिलेबस हैं जो, वो भी, और हम उनको करते हुए चले. जो भी मैं आज की क्लास में बताऊंगी दैट ऑल इज गोइंग टू बी कवर्ड. जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सब इजीली निकलेंगे, और इनफैक्ट मैं करवाऊंगी भी पीवाईक्यूज, एक एक कोई पीवाईक्यू नहीं छूटेगा. नीट 2025 में इस चैप्टर से 2 पीवाईक्यू आए थे, वो भी हम कवर करेंगे. आज के में तो एक ही है, देन वी हैव वन मोर इन द फॉर द टॉपिक्स. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले यूनिट 5 जो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम समझते हैं. एक सेकेंड, या ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेयर इज माय, या अब ठीक है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी. बहुत अच्छी लगती है सबको यूनिट, इवन द ड्रॉपर्स मस्ट नो कि ये यूनिट इज अमंग द बेस्ट यूनिट ऑफ होल बायोलॉजी. तो है क्या फिजियोलॉजी का मतलब? फिजियोलॉजी का मतलब इट इज द स्टडी. कहीं भी ऑजी लग जाता है ना, जैसे सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, तो ये सब कुछ लॉजी वाले जो है, दैट इज लॉजी का सिंपल सा मीनिंग है. जहां भी लग गया लॉजी, उसका मतलब क्या है? स्टडी. ठीक है, तो डिकोड करना आना चाहिए वर्ड्स को. बायो में 50% यही होता है, डू यू नो हाउ टू डिकोड द वर्ड्स, तो आपसे इजीली वो कवर हो जाएगा. ठीक है, तो फिजियोलॉजी मतलब फिजियो मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, द बॉडी इज परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस एट द सेम टाइम, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, तो साइंटिफिक नोट मेकिंग साथ साथ होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इवन इफ यू आर डन विद योर नोट्स और वट एवर, जस्ट कीप ऑन राइटिंग विद मी एंड जस्ट ट्राई टू लर्न वट एवर आई एम स्पीकिंग एंड आई एम राइटिंग. ठीक है, तो डुअल दिमाग चलना चाहिए, सुनना भी चाहिए, लर्न भी करना चाहिए. मेरे जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना भी चाहिए, जो लिख रही हूँ वो दिखना भी चाहिए. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस which are performed in the body of humans, which are performed in our body. You will get all these notes with PYQs में दूंगी, साथ में attached PYQs होंगे, लेकिन they'll be unsolved. तो when you open the PDF of the notes, एंड में PYQs मिल जाएंगे, लेकिन वो सॉल्व नहीं होंगे, उनमें आंसर मार्क नहीं होएगा. यू हैव टू अगेन ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या हुई? साइंटिफिक स्टडी है ये हमारी बॉडी के फंक्शंस की, और लॉजी का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी. तो अगर मैं थोड़ा यूनिट के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है रिडक्शनिस्ट अप्रोच. नाउ डू यू गेट इट कि एक क्वेश्चन आया था नीट 2025 में. लेट मी शो यू.
नीट 2025 का एक क्वेश्चन है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। क्या क्वेश्चन था? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसका ना बिल्कुल मैं सिंपल सी चीज बता दूं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है इसकी डेफिनेशन वगैरह। रिडक्शनिस्ट, ये यहाँ पे भी टर्म मेंशन्ड है, और सेल, हम अभी ये जो यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यूनिट 5, अभी मैं चैप्टर में नहीं हुई हूँ, आज हम ब्रीदिंग करेंगे स्टार्ट, बट आई एम नॉट स्टार्टिंग द चैप्टर डायरेक्टली। हम पहले यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे तो नहीं, बट स्टिल वी हैव टू कवर इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है, एंड ऑल्सो इन द सेल वाली यूनिट, उसके जो यूनिट वाला पेज है स्टार्टिंग का, उसमें भी मेंशन्ड है ये। तो ये इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्या है, तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th में? इट इज PCB। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट को जब मैं कंबाइन कर दूं और उसके पे स्टडी करने लग जाऊं, तो मैं एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट हूँ। सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। जो इतना हुआ मच गया इस क्वेश्चन का, बट बोल तो रखा है कि पूरी एनसीईआरटी में से कुछ भी आ सकता है, तो तुम्हारी गलती है कि तुमने यूनिट वाला सेक्शन नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ओके जी। अब एक्चुअल में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं ना, एक्चुअल में जो इसकी डेफिनेशन होती है, दैट इज द फिजिको केमिकल अप्रोच। फिजिक्स, केमिकल में क्या आ जाएगा? केमिस्ट्री। इट इज द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी लिविंग फॉर्म्स, लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक फिजिको केमिकल अप्रोच हो गई टू स्टडी द लिविंग फॉर्म्स। इतना समझ आ गया? तो ये एक पीवाईक्यू रहा है, मैं लाइव भी हूँ, हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन एंड में करेंगे, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि अभी तो पढ़ लिया एकदम से सॉल्व भी हो गया, बाद में तो याद ही नहीं है। तो इसको याद करते हुए चलो, एंड में पीवाईक्यूज करेंगे। एंड डू लेट मी नो योर स्कोर। 5-6 पीवाईक्यूज है, उसका स्कोर कमेंट्स में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ना, इसका यहाँ पे एक साइंटिस्ट का भी एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। ओके, तो reductionist approach to study of lime forms resulted in increasing use of physicochemical concepts and techniques। तो वही लाइन होगी, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, विच इज what is reductionist biologist, ठीक है। majority of these studies employed either tissue model or straight away free system। ओके, इन इस पूरे में से मैंने ना छांट के जो मेन चीज थी वो तुम्हें बता दी है। You can get a reading of it, you cannot ignore it, you cannot ignore it at any cost, you have to read it. This comes into one of your HW। what is HW? It is homework, ठीक है, ठीक है। तो हम अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज अल्फोंसो कॉर्टाई, ठीक है। हर एक यूनिट के बाद एक साइंटिस्ट का पेज होता है, थोड़ा देखते हुए चलेंगे इसको भी, बिकॉज नाउ यू नेवर नो कि कहाँ से क्या आना है। तो हम इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। या हु वाज अल्फोंसो कॉर्टाई? अल्फोंसो कॉर्टाई, ये साइंटिस्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अल्फोंसो कॉर्टाई ने क्या करा था? साइंटिफिक स्टडी करी थी, साइंटिफिक स्टडी इन व्हाट? इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। मतलब रेप्टाइल्स यानी कि जो क्रॉलिंग वाले एनिमल्स होते हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इन सब में उन्होंने क्या करा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की स्टडी करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इनका इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर इन्होंने स्टडी किसकी करनी शुरू करी? इन्होंने शुरू करा मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम का। क्या मतलब? मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। मेमेलियन, मेमल्स क्या होते हैं?
एक तो जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर होते हैं एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ये सारे मेन फीचर्स हैं मैमल्स के, जिनसे हम पता लगाते हैं कि हाँ ये मैमल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको एक बारी। एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो उनके ऑडिटरी सिस्टम यानी कि वो जहां से सुनते हैं, वो वाले सिस्टम पे उन्होंने स्टडी करनी शुरू करी। ठीक है, अब इनकी रिसर्च में क्या पाया है इन्होंने, जो इन्होंने रिसर्च करी, जो रिसर्च इन्होंने करी उसमें ही गॉट टू नो अबाउट कॉक्लिया। नाउ व्हाट इज कॉक्लिया? अंदर इनर ईयर में ना एक पार्ट होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट इज नोन एज कॉक्लिया। मैं फोटो भी दिखा देती हूँ। या दिस इज कॉक्लिया, मतलब दिस इज नॉट कॉक्लिया, दिस इज द होल ईयर का स्ट्रक्चर। दिस स्नेल लाइक थिंग हियर इज व्हाट इज कॉक्लिया। ठीक है, तो ये इन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी थी। और ये कैसे दिख रहा है? स्नेल लाइक दिख रहा है ना, स्नेल लाइक, है ना? ये जो गुजु 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 सा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉक्लिया। ठीक है, तो कॉक्लिया जो है उसके उन्होंने देखा था, उसका जो बिल्कुल बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन पर बिल्कुल ना छोटे छोटे हेयर सेल्स थे, हेयर सेल्स। और इनका एक फंक्शन उन्होंने पता लगाया। क्या था वो फंक्शन? कि हेयर सेल्स जो थे ना, वो कन्वर्ट कर रहे थे, ये जो एरो बनाया ना मैंने वो कन्वर्ट का है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड वाइब्रेशंस को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? नर्व इम्पल्सेस में, नर्व इम्पल्सेस। तो साउंड वाइब्रेशंस जो आ रही थी उनको नर्व इम्पल्सेस में, मतलब हम जो सुन रहे हैं वो अंदर तो वाइब्रेशंस के थ्रू जा रहा है, वहां तक की फिजिक्स है। उसके बाद बायो में कन्वर्ट करने वाला कौन है? हेयर सेल्स। कहाँ प्रेजेंट है? बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया। किसने स्टडी करा था? अल्फोंसो कॉर्टे। लर्न हो चुका है। ठीक है, तो कॉक्लिया मैंने बता दिया, बिल्कुल इनर ईयर में ये एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ज्यादातर फ्लूइड फिल्ड होता है। तो इतना समझ में आया या नहीं आया? हमने पूरा का पूरा जो यूनिट के स्टार्टिंग में 2 पेज होते हैं ना, ये देखो, अब चाहे पढ़ के देख लो। वेट 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 वेट, देखो। जस्ट अ सेकंड, इतना तो मैं कर सकती हूँ आई थिंक। या अल्फोंसो कॉर्टाई, इटालियन एनाटॉमिस्ट, ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉर्टाई बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, पता है तुम्हें ये बात। फिर ही टर्न्ड हिज अटेंशन इनटू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, ये भी बात पता है हमें। ही पब्लिश्ड अ पेपर डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स। इधर ध्यान दीजिए, दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस। तो बिल्कुल मेन चीजें मैं तुम्हें बता दी और लर्न भी हो चुके हैं। नाउ यू डू नॉट इवन वांट टू, नाउ यू डू नॉट इवन हैव टू गो थ्रू दिस पेज अगेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिविजन के टाइम यू हैव टू, बट अभी तुम्हें ये सब कुछ याद हो चुका है। दिस इज व्हाट आई सर्व। हम लिख रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का छूट नहीं रहा है, बट साथ साथ लर्न भी हो रहा है, राइट? तो द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ही डाइड इन, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर। ये तो मैंने तुम्हें इतना बता दिया, बिल्कुल ये यूनिट की स्टार्टिंग थी। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, विच इज अ ब्यूटीफुल एंड बहुत इजी सा चैप्टर, जो कि है ब्रीदिंग। ठीक है, चैप्टर 14 है ये, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। इतनी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, इतनी गंदी राइटिंग है नहीं मेरी, इतनी गंदी जेन्युइनली नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 8 मार्क्स की है, विच इज ह्यूज 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 ह्यूज, not so huge, but even one number, just a single number also holds a lot of value in a competitive exam like NEET. ठीक है, तो अगर मैं वेटेज की बात करूं, वेटेज जो है इस चैप्टर का 2025 नीट में, हम थोड़ा ना इसे एनालिसिस करते चलेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमें किस चैप्टर को कितना इम्पोर्टेंस देने का है, देने का है।
हो जाता है बीच बीच में थोड़ा ना गुंडा टाइप वाला पाथ पकड़ लेती हूँ मैं। 2 2 1 2 2। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से 2 क्वेश्चन ही आने हैं, तो हम 8 मार्क्स का ये चैप्टर लॉक करके चलेंगे। 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा है वहीं से आएगी। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे हमने यूनिट का जो नाम था उसको बिल्कुल एक्सपैंड कर लिया कि फिजियोलॉजी का मतलब ये है, ह्यूमन का मतलब ये है। ओके ओके ओके, वी आर डन। मुझे नाम समझ आ गया। वैसे अब हम चैप्टर के नाम में भी तो घुसेंगे ना, राइट? तो चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अरे कहाँ गया? अच्छा, ओके ओके। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि काफी सेम लगते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम विच हैज टू बी नोटेड। तो हम पहले डिफर करते हैं कि व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये ना हो ना कि हम ब्रीदिंग का पढ़ते पढ़ते रेस्पिरेशन का सोच रहे हैं। नहीं, हमें रेस्पिरेशन का चैप्टर भी है, वो प्लांट फिजियो में है। हमें अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना है, हमें प्लांट्स में रेस्पिरेशन जरूर पढ़ना है, विच इज मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता चैप्टर, बट इंटरेस्टिंग बना भी दूंगी क्योंकि a lot of students fear from the chapter, this नहीं that। ठीक है, तो हम डिफर करते हैं अब ब्रीदिंग को और रेस्पिरेशन को। क्या हो गया पेंसिल को? क्यों बदतमीजी झाड़ रहे हो भाई? क्या हुआ है? ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में देखते हैं। सबसे पहली बात, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। यहीं पर डिफर हो गया कि ब्रीदिंग तो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज मेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे हमें क्या मिलता है, एटीपी, विच इज एनर्जी। एनर्जी मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में हमें ऊपरी ऊपरी सा समझ आ गया है कि डिफरेंस क्या है, और पूरा का पूरा डिफरेंस जब हम रेस्पिरेशन भी पढ़ लेंगे तब हमें समझ आएगा। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी की ही लाइन है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड, टू ब्रेक डाउन फूड। हम सबको पता है, यहाँ पे क्लिक क्या करनी है चीज, वो ये है कि ऑक्सीजन जो है ना इनडायरेक्ट यूज में आती है। इनडायरेक्ट यूज में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अरे यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, लेट मी ट्राई चेंजिंग द निब। बीच बीच में ना वो I don't know what is happening, but I know what is happening, but I don't know what is happening because I don't want to know what is happening, and please ignore what is happening because what is happening has to happen and will happen even if I do anything. हाँ तो O2 जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो इनडायरेक्ट यूज में आती है। अरे भाई ये तो अभी भी यही कर रहा है, कोई नहीं, दिस वोंट स्टॉप अस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट यूज में आती है ऑक्सीजन विच इज यूज टू ब्रेक डाउन फूड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे लिखी है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पूरी की पूरी लाइन सबको पता है, यहाँ पे लिखी है पहली लाइन चैप्टर की, सब ध्यान रखेंगे। क्या भूल जाएंगे, इनडायरेक्टली शब्द को भूल जाएंगे, तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन करती क्या है, ऑक्सीजन करती क्या है, इट कन्वर्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे कि ग्लूकोज, अब ठीक हो गया ना, अमीनो एसिड्स, एएज, फैटी एसिड्स, ऐसे हमारे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, सिंपल, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल सिंपलर में टूट गया, हमें क्या मिला इससे, हम करा क्यों हमने इतना, क्योंकि इससे क्या होता है
इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज फॉर द फर्दर यूजेज ऑफ आवर बॉडी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी हमारी बॉडी में होने हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन है, अभी हम रेस्पिरेशन पे चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है विच इज द ब्रेक डाउन, ये कैसा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिक, राइट। अगर मैं अभी देखूं तो ये मुझे कैटाबॉलिक ही लग रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे कैटाबॉलिक लग रहा है, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे हमें समझ आएगा कि ये एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, यानी कि यहाँ पे सामान टूट भी रहा है, बन भी रहा है। कोई भी इतना बड़ा प्रोसेस सिर्फ टूटने 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 से नहीं होता है, बनती भी हैं चीजें, टूटती भी हैं, देन ओनली इट डज द होल प्रोसेस, ठीक है। तो अभी के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक इज अ मेजर कंफ्यूजन, तो बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगी ये भी बात। ये भी बता देते हैं कैटाबॉलिक। अरे भाई क्या हो गया पेंसिल को, चार्ज तो पूरी है, लेट मी चेक, चार्ज तो पूरी है यार। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ठीक है। तो कैटाबॉलिक क्या है, कैट, कैटाबॉलिक टर्म को ना या तो तुम कैट से कर लो, कैट, या फिर कट। कैट मतलब म्याऊ म्याऊ, अगर ये लग रही है अरे विलन लग रहे है तो कैट है ये, ठीक है। पूंछ निकाल देती हूँ, व्हाट इज, ठीक है। कैट हो गई एक हो गया कट, तोड़ने वाला प्रोसेस है। बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। एनाबॉलिक मतलब, आना से हम याद करेंगे, आना, मैं खड़ी हूँ, मैं सिंगल बंदी खड़ी हूँ, ठीक है। मैंने कहा आना, 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 अब सब मेरे पास आ गए, अब मेरा एक पूरा ग्रुप बन चुका है, यानी कि एक सिंगल से मैंने इतना बड़ा एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप नहीं, एक्चुअली इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कभी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक है क्या, ठीक है। इतना समझ आ गया, बिल्कुल हमने जो बेसिक्स थे ना वो पढ़ लिए इसके। अच्छा, एक और बात है कि O2 जो है, अब इस प्रोसेस को करने के लिए O2 शुड बी कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडेड to the body, continuously provided to the cells of the body, to the cells of the body, है ना। और CO2 जो है, CO2 should be continuously produced by the cells of the body, by the cells of the body, right। यानी कि यही तो होता है, when we breathe तो हम O2 अंदर लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये हमारी नाक नहीं कर रही है, ये हमारे बॉडी के सेल्स कर रहे हैं, जो O2 अपने अंदर यूज कर रहे हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी, और उन सब प्रोसेस से एक गैस CO2 रिलीज होती है। दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग डज साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब जो प्रॉपर एक डेफिनेशन मैं तुम्हें बता दूं रेस्पिरेशन की, जो कि लिखी भी है यहीं पे, ये देखो, ये रही। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration। मतलब कि इन्होंने ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल दिया एनसीईआरटी में, लेकिन अब हमें बिल्कुल इन डेप्थ डिफरेंस उसका पता है कि क्या ब्रीदिंग है और क्या रेस्पिरेशन है। क्लियर है इतनी बात, राइट। तो यहाँ पे बोल तो गई है ये बात, लेकिन हमें बिल्कुल क्रक्स पता है इस बात का कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम तो नहीं है। कॉमनली यू मे कॉल ब्रीदिंग एज रेस्पिरेशन, बट वी नो द डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे हम अब रेस्पिरेशन को छोड़ देते हैं, अब हम आते हैं व्हाट इज आवर प्राइम फोकस ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज ब्रीदिंग। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड ब्रीथ। डू यू फील द चेस्ट coming upwards when you inhale and going downwards when you exhale? Do it again. बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई। तो यू कैन फील द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इवन फिजिकली, राइट। आपके अंदर के सेल्स को तो पता ही है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, लेकिन आपको खुद भी पता लग रहा है कि यस यू आर ब्रीदिंग। तो अगर यहाँ तो ये इतना ही है, ठीक है। तो बिल्कुल
डन हो चुका है। अब हम मेन बात पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो पहला टॉपिक है ना, इट इज मोर सिग्निफिकेंटली रिटन इन द चैप्टर एनिमल किंगडम, बट हम यहाँ पर भी करते हुए चलेंगे, बिकॉज इफ यू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे इसके क्वेश्चंस ना, तो हम वो भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, एक्चुअल फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर हमारे लिए तो हमने एक तो यूनिट का, फिर एक साइंटिस्ट का, फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब डिफरेंट इतने सारे, मैं हूं, फिर सांप है, सांप है तो बर्ड है, बर्ड है तो स्नेल है, स्नेल है तो फ्रॉग है, फ्रॉग है तो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है तो स्कॉर्पियन। बायोडाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी में क्या सब हमारी तरह लंग से ही सांस ले रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फिश के पास तो गिल्स होते हैं, तो हमें बचपन से पता तो है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अस एंड द एक्वेटिक लाइफ। इसको अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, राइट। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि different organisms have different respiratory organs, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक इज, पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, pulmonary respiration, and the third one is bronchial respiration, bronchial respiration। तो इतना पल्मोनरी से तो हमें समझ आ ही रहा है कि पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग से रिलेटेड। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक पानी, इट हैज बीन 30 मिनट्स लेटर, आई एम वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ठीक है। तो क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स टर्म मीनिंग इज सिंपलर, ठीक है। क्यूटेनियस मतलब स्किन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ब्रोंकियल मतलब गिल्स। I have changed the slide, and now on whatever paper you're scribbling or writing your notes, now I am asking you, lungs वाली respiration को क्या कहा जाता है? Write it on your copy. 5, 4, 3, 2, 1. गिल्स वाली respiration को क्या कहा जाता है? स्किन respiration को क्या कहा जाता है? डन। तो पहले का आंसर क्या हो गया? Pulmonary, then bronchial, and then cutaneous. If all these three are correct, then you are paying attention. Otherwise, बिल्कुल attention पे नहीं कर रहे, because this is the most basic thing जो बच्चा भी लर्न कर सकता है। अगर नहीं याद हुआ तो that is your problem, ठीक है। चलो अब हम लिस्ट बनाते हैं, पूरा टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, और यहाँ मैं लिख रही हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहले पॉरीफेरा, ये सब कुछ मैं बता रही हूँ एनिमल किंगडम में खुल के आएगा, बट पता है क्या है, वहां पे देयर इज अ लॉट टू लर्न। तो अगर हम कुछ पार्ट यहाँ पे लर्न कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टू जस्ट लेसन द बर्डन ऑफ दैट चैप्टर। तो इसको यहीं पे लर्न करो, इट विल हेल्प यू इन क्वेश्चन सॉल्विंग आल्सो, एंड इट विल हेल्प यू इन दैट चैप्टर आल्सो, क्योंकि आपको वो टॉपिक तो आता ही होएगा सबका, सारे किंगडम्स का, सॉरी, जो सारे के सारे उसमें पढ़ाई जाएंगे जीनस, उसका सबको तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। पॉरीफेरा को ही हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सिलेंट्रेट्स। अगर पहली बार ही पढ़ रहे हो चैप्टर्स तो दीज नेम मतलब माइट स्केयर यू, बट हो जाते हैं लर्न, कोई बड़ी बात नहीं है।
platyhelminthes which is flatworm. प्लेनेरिया हो गया, जैसे एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, वो तो हम 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं रीजनरेशन वाले में. एंड देन एस्केलमिंथीज which is roundworm. ठीक है. और इन सब का क्या है? बॉडी सरफेस, यानी कि इनके पास कोई एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, ये अपनी स्किन से ही रिस्पायर कर रहे हैं. तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? यस 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 यस. और किस प्रोसेस से होता है ये? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन. व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन. ठीक है. फिर हम आते हैं एनालिड्स पे. अब एनालिड्स भी ना दो टाइप के होते हैं. ठीक है, हम उनको डिफर करके लिख देते हैं ताकि अगर थोड़ा और टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली उसको कर पाए. ठीक है. तो अर्थवर्म के पास क्यूटिकल होता है जो कि मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, तो इसका भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया. और इसके पास होते हैं पैरापोडिया. मल्टी फंक्शनल होते हैं पैरापोडिया, सिर्फ रेस्पिरेशन का काम नहीं करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने 4 चीजों के बारे में पढ़ा जो कि सारे के सारे क्या थे? सब के सब थे बॉडी सरफेस डिफ्यूजन वाले. फिर हमने क्या पढ़ा? देखो, पोरिफेरा, सिलिंड्रेट्स, एस्केलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, इन चारों को बॉडी सरफेस डिफ्यूजन से होना था. फिर हम आए एनालिड्स पे. एनालिड्स में मैंने कहा इसको डिफर कर दो अर्थवर्म और नेरीज में. अर्थवर्म किससे करेंगे? मॉइस्ट क्यूटिकल से, विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और नेरीज किससे करेंगे? पैरापोडिया से. क्लियर? नेक्स्ट ऑन इज आर्थ्रोपोड्स. व्हाट इज आर्थ्रोपोड्स? आर्थ्रोपोड्स में ना बहुत हमारी वो आ जाती है, क्या टाइप्स? क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, जिसका एक एग्जाम्पल इसी चैप्टर में दे रखा है, कॉकरोच. ठीक है. एंड एरेक्निड्स. दिस इज ARACHNID. ठीक है. तो क्रस्टेशियंस के पास क्या होते हैं? इनके पास सब कुछ अलग अलग है, पहले ही बता दूं. ठीक है. इसको ना यहाँ पे हम लिखेंगे. पिंक से मैं ऑर्गेनिज्म के नाम लिख रही हूँ और व्हाइट से मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख रही हूँ. तो टेबल थोड़ा सा नॉन टेबल हो गया है, बट कलर कोडिंग बता दिया तो यू कैन नो. ठीक है. तो इनके पास होते हैं गिल्स. कॉकरोच के पास ना ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया, ट्रेकियल सिस्टम होता है इसके पास पूरा. जस्ट अ सेकंड, हम ये मंजूर नहीं करेंगे कि हमारा पेज में कंटेंट नहीं आ रहा है, तो हम इसको छोटा कर देंगे. ठीक है. क्या होता है यहाँ पे? ट्रैकिया होता है. देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओहो, या ट्रैकिया. तो इंसेक्ट से कॉकरोच के, सॉरी सॉरी सॉरी, आउच. हाँ हाँ. तो इंसेक्ट या कॉकरोच के पास क्या आ गया? ट्रेकिया. ठीक है. अब ट्रैकिया जो है ना, इसमें होते हैं स्पाइरैकल्स. क्या होते हैं? पे अटेंशन, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू आ रखा है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ. दो इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ पार्ट करना पड़ेगा जिस हिसाब से नीट का पेपर पैटर्न चल रहा है. ठीक है. तो इसके पास होते हैं स्पाइरैकल्स. इंसेक्ट्स में ना जो एक हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ. क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ. अब ये जो मतलब हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड से ही सारा का सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं. हमारे में जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड है दैट इज लिम्फ भी है और ब्लड भी है. ठीक है. और इंसेक्ट्स में क्या है? हीमोलिम्फ. क्या है? हीमोलिम्फ. तो इसके ना दो काम है. दो काम कौन से हैं? पे अटेंशन, पीवाईक्यू, अलर्ट 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 अलर्ट. ठीक है. तो एक तो है इसका ब्रीदिंग में रोल.
ब्रीदिंग में रोल, ब्रीदिंग में रोल है इसका, ठीक है। और क्या है इसका? न्यूट्रिएंट, फूड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स और फूड को सप्लाई करना हीमोलिम्फ का, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एरिकनिड्स पे। ये किससे करते हैं? इनके पास होते हैं एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज बुक लंग्स, ठीक है। डन, इतना समझ में आ गया। फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा पॉरिफेरस स्पॉन्जेस, सिडेंट्रेटा, निडेरियंस, प्लेटीहेलमिंथीज, फ्लैटवर्म्स, एस्केलमेंथीज, राउंडवर्म्स। इन चारों का क्या था? डिफ्यूजन के प्रोसेस से बॉडी सरफेस से, होल बॉडी सरफेस से इनका होता है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं एनालिड, जिसमें अर्थवर्म और नेरीज आ जाते हैं। अर्थवर्म किससे करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और नेरीज किससे करते हैं? पैरापोडिया से। फिर हम आगे आर्थ्रोपोड पे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि 3 टाइप के तुम याद करोगे, जिसमें क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स जिसका एग्जांपल है कॉकरोच, और थर्ड है एराक्निड्स। क्रस्टेशियंस किससे करते हैं? गिल्स से। इंसेक्ट्स जो है उनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है जिसमें स्पाइराकल्स भी होते हैं, और इंसेक्ट्स में आल्सो देयर इज अ कनेक्टिंग सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड व्हिच इज हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ के रेस्पिरेशन में भी काम है, एंड आल्सो इट हैज अ रोल इन न्यूट्रिएंट एंड फूड सप्लाई आल्सो। फिर हमारे एराक्निड्स जो हैं वो बुक लंग्स है। क्लियर इतनी बात है ना? और ये जो क्रस्टेशियंस है ना, क्रस्टेशियंस जो हैं, ये मैं येलो स्टार यहाँ कर रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ येलो स्टार का पार्ट, ठीक है। दीज आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तो इससे तो फिर मुझे अब याद करने की भी जरूरत नहीं है कि इसके पास क्या होंगे? गिल्स होंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मोलस्क्स पे। किस पे? मोलस्क्स, मोलस्क्स, ठीक है। इनके पास होते हैं गिल्स, ऐसे वैसे गिल्स नहीं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके पास, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? टिनिडिया। ये सब कुछ एनिमल किंगडम का है, लेकिन कर लो याद, फायदे में रहोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। खुद बता दो, ये तो मैं बता भी नहीं रही, जितने मैं लिख रही हूँ ना उतने में आ जाना चाहिए। कॉपी पे आंसर लिख लो फटाफट से। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जो हैं, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, वो किससे करते हैं ब्रीथ? यार जल्दी, 5 4 3 2 1। ये भी नहीं लिखा ना? क्विट दिस वीडियो, स्ट्रीम चेंज कर लो, जस्ट किडिंग। बट यार इतना तो पता ही होना चाहिए यार, है कि नहीं? अब थोड़ा एक्स्ट्रास में चल जाते हैं हम, जो कि अगेन पीवाईक्यू अलर्ट। स्कॉर्पियो के पास क्या है? और फिर है हमारे पास सी स्क्वाट, सी स्क्वाट, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश एंड डॉल्फिन। सबसे पहले डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं, विच इज वेरी अमेजिंग फैक्ट कि डॉल्फिन के पास होते हैं लंग्स। यस, यू हर्ड मी राइट। डॉल्फिन के पास क्या होते हैं? लंग्स। सिल्वर फिश के पास होता है ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। अब बात क्या है, अब बच्चे ना सिल्वर फिश को देखकर समझते हैं फिश गिल्स, सिल्वर फिश के पास तो ट्रेकिया है भाई, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रास में लिखवाया है। दीज आर सम हटके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि पता होना चाहिए। सी स्कॉट के पास क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल्स, और स्कॉर्पियो के पास होते हैं बुक लंग्स, ठीक है। क्वेश्चन अलर्ट, पीवाई क्यों नहीं है ये, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। ऐसे 2 लाइफ फॉर्म्स बताओ जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, 2 लाइफ फॉर्म्स या 2 एनिमल्स के नाम बताओ जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है बुक लंग्स। बिल्कुल पीछे से देखने का नहीं है, फटाफट से पहला और दूसरा, जल्दी। 2 लाइफ फॉर्म्स जिनका बुक लंग्स है, जल्दी फटाफट ऑन योर पेपर। एक तो अभी पढ़ाया और एक हमने आर्थ्रोपोड में पढ़ा था, हिंट भी दे दिया मैंने, ठीक है। फटाफट से, नहीं लिखा तो पॉज करो, मैं लिखने जा रही हूँ, ठीक है। पहला तो है हमारा आर्थ्रोपोड को जो बिलोंग करता था, क्या चीज? एरिकनिड्स।
क्या होता है उनके पास? बुक लंग्स। और दूसरा क्या हो गया? स्कॉर्पियो। यहाँ लिखा ना स्कॉर्पियो बुक लंग्स, और यहाँ पे लिखा है अरेक्नाइड बुक लंग्स। याद रहेगा अब? ठीक है। सी स्क्वाड के पास फेरेंजियल गिल्स है, सिल्वर फिश के पास ट्रेकिया है, जबकि नॉर्मल फिश के पास गिल्स होते हैं, और डॉल्फिन के पास लंग्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अलर्ट हो गया। अब एक और बात देखो कि जो फिशेस आ जाती है हमारे पास, मैं नॉर्मल फिश की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। अब ये गिल्स के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगेन अ पीवाईक्यू अलर्ट, इतने पीवाईक्यूज नहीं है, बट वो पता नहीं बाय चांस ही इसी टॉपिक में, मैं अब यही बोल रही हूँ, ये स्टार्ट हो गया ना चैप्टर, इसलिए यहीं से अब आते रहेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, क्या करते हैं गिल्स? काउंटर करंट फ्लो होता है गिल्स में, जो कि फैसिलिटेट करता है इस प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन, जिससे अच्छे से हमारा रेस्पिरेशन हो पाता है। काउंटर करंट फ्लो होता है गिल्स में। काउंटर करंट फ्लो इन गिल्स इन फिशेस हेल्प्स efficiently processing the process of respiration। ठीक है, हाँ, ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात अभी बताऊं या पीवाईक्यू करते हुए ही बताऊं? लिख लो, फ्रॉग। फ्रॉग्स ना बड़े पेचीदे से हैं इंसान, इनके इंसान नहीं मतलब इनके पास लंग्स हैं। अच्छा, इनके पास बकोफेरेंजियल कैविटी भी है। ओके, और इनके पास स्किन भी है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं? यस और नो ऑन योर कॉपीज? 5 4 3 2 1। यस, क्योंकि इनके पास लंग्स भी है, स्किन भी है, तो ये दोनों टाइप की रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बट कब कब, कैसे कैसे? नी 2025 पीवाईक्यू अलर्ट। नी 2025 में क्वेश्चन आया था कि फ्रॉग्स कहाँ पे किससे करते हैं, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, लैंड पे और वाटर में। तो अगर लैंड की बात करी जाए ना, तो लैंड पे तो ये फ्री है, किसी से भी करे। तो लैंड पे ये स्किन से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं, और अपनी बकल कैविटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर में सिर्फ और सिर्फ स्किन। दिस इज पीवाईक्यू, बिल्कुल अच्छे से सुनो कान खोल के। स्किन जो है, मतलब ये पूरा पीवाईक्यू है, इसमें सब मैं पीवाईक्यू क्या है ये तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एंड में ये टेस्ट के रूप में होंगे पीवाईक्यू। ठीक है, जो स्किन होती है वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, एब्जॉर्ब्स O2 फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द H2O, एब्जॉर्ब्स O2 फ्रॉम द H2O। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया? बस 2 पॉइंट और फिर हमारा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ये हमारा पहला चल रहा है, मैं फटाफट से फिर से रिवाइज कराऊंगी अभी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बर्ड्स में क्या है? देयर इज समबडी। बर्ड्स में क्या है? एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स, कट्टे, तुम लंग्स ही समझ लो ये, बट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लंग्स इन बर्ड्स। तो एयर सैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंट रेस्पिरेशन हो पाती है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैं लिखवा देती हूँ। जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड व्हाट, मैमल्स। इन सब में और इसमें यहाँ गिल्स हैं और यहाँ लंग्स हैं। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, हमने इसके अंदर बहुत अंदर तक जाके देख लिया। हमने रेप्टाइल्स का एग्जांपल में फ्रॉग का भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, बट ये ऊपरी ऊपरी सी लाइन एक एनसीईआरटी की है, जो मैंने अब बता दिया। आवाज तो नहीं आ रही पीछे की? आई डोंट थिंक सो। आ रही हो तो प्लीज, थोड़े 2 मिनट की बात है बस। ठीक है, अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो कि हमारी लंग्स के अंदर ना रेजिडुअल एयर कैपेसिटी होती है।
हमारे लंग्स के अंदर, ह्यूमन लंग्स में। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी समझो ये है क्या। मैंने सांस पूरी अंदर ली, बिल्कुल फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन कर दो, मेरे लंग्स फूल चुके हैं पूरे। अब मैं बिल्कुल फोर्स एक्सपायरेशन कर दूंगी, मतलब जितना मैं निकाल सकती हूँ ना अपने लंग्स में से वो निकाल दो, बिल्कुल एम्प्टी। अब भी मेरे लंग्स में फोर्स एक्सपिरेशन के बाद भी देर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज स्टिल देयर इनसाइड। ये कोलैप्स होने से बचाती है लंग्स को, और बिल्कुल लाइक रेसिडुअल की तरह ही काम करती है। लंग्स के अंदर सेट है हमारे क्या, रेसिडुअल एयर कैपेसिटी, ठीक है, ह्यूमन लंग्स में। तो इसका क्या होता है ना, इसका रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी पर कोई रोल नहीं है, चाहे हम रेसिडुअल एयर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, देर इज नो रोल ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हाउ द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज गोइंग टू अकर और द ब्रीजिंग प्रोसेस इज गोइंग टू अकर, ठीक है। तो नो रोल इन एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है। रेजिडुअल एयर का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में स्टिल देयर सम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, उसको हम रेजिडुअल एयर कैपेसिटी बोलते हैं। तो फटाफट से हम ये सारा का सारा जो हमने करा ना, ये वाला टॉपिक वो रिवाइज करेंगे, और आज के लिए हम फिर इतना ही रखेंगे। एक बार हमें तुम्हें इसका एनसीईआरटी हम रीड करेंगे इसके बाद, एंड देन वी विल डू द पीवाईक्यूज, ठीक है। जो भी अभी करा हमने सब कुछ रिवाइज करेंगे सारा का सारा, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ताकि फिर से एक थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन हो जाए हमारा, ठीक है। शुरू करूं मैं, शुरू कर रहे हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर और बोल बोल के मेरे साथ लर्न करना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आ गए, पॉलीफेरा विच इज स्पॉन्जेस, सिडेंट्रेटा विच इज नेडेरियंस, एस्केलमेंथीज विच इज राउंड वॉर्म्स, एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज विच इज फ्लैट फॉर्म, जिसका एग्जांपल प्लेनेरिया भी है। इन चारों में क्या है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से। फिर नेक्स्ट ऑन वी हैव एनालिड्स। एनालिड्स में दो टाइप का मैंने तो बताया, एक अर्थवर्म है, एक नीरीज है। अर्थवर्म तो मॉइस्ट क्यूटिकल से करेगा, तो इट हैज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और नीरीज किससे करेगा, पैरापोडिया से। देन वी हैव आर्थ्रोपोड्स, जिसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस आ जाते हैं, और एरिकनिड्स आ जाते हैं। अब ये जो क्रस्टेशियंस हैं वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, जिससे हमें आइडिया मिल गया एक्वेटिक आर्थ्रोपोड विच मीन्स गिल्स, सिंपल। फिर हमारे जो इंसेक्ट्स है उसमें आ जाता है कॉकरोच का एग्जाम्पल, जिसमें हमारा ट्रेकिया आएगा, जिसमें हमारे स्पाइरैकल्स भी आएंगे, और इंसेक्ट जो है उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ हैज सम रोल इन ब्रीदिंग आल्सो, एंड आल्सो इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर हमारे एरिकनिड्स में बुक लंग्स, और किसमें था बुक लंग्स, 5 4 3 2 यस, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो एंड एरिकनिड्स बोथ हैव बुक लंग्स। फिर मोलस्क्स में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के गिल्स विच इज फेदर लाइक गिल्स, इसको हम टेनिडिया बोलते हैं। ऐसे 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 होते हैं, कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, तो फेदर जैसे गिल्स होते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म लैंड यार लंग्स, यार ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। स्कॉर्पियो बुक लंग्स, सी स्क्वाट फेरेंजियल गिल्स, सिल्वर फिश ट्रेकिया, फिश है लेकिन ट्रेकिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। डॉल्फिन लंग्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये मैंने तुम्हें दिया था एनीवे। फिश के पास क्या है, गिल्स हैं, जो कि उसके रेस्पिरेशन बढ़ाते हैं, किससे, काउंटर करंट फ्लो होता है उसकी वजह से। फ्रॉग्स लग्स, लग्स लंग्स, बकल कैविटी, स्किन, तीनों है, लेकिन पानी में सिर्फ स्किन काम करेगी, क्योंकि वो लंग्स तो कर ही नहीं सकती ना, और बकल कैविटी भी नहीं करेंगी। जो स्किन है वो पानी में से सारे सारे ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती हैं और फिर उसको यूज करते हैं, और लैंड पे तीनों काम करेंगी, तीनों चीजें काम कर सकती हैं। बर्ड्स के पास एयर सैक्स होते हैं, जो कि एफिशिएंट रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस हो गई वो गिल्स हैं, और सारे वर्टिब्रेट्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबके पास लंग्स है। और रेजिडुअल एयर कैपेसिटी जो है ह्यूमन लंग्स में, उसका कोई रोल नहीं है इन द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये भी एक बार देख लो, क्यूटेनियस, ये तो मैंने बिल्कुल, ये तो रट जानी चाहिए बात, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से फिर से, एक सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्टिंग का एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू एनसीईआरटी। 10 मिनट में और वी विल बी डन, ठीक है। नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी द लिविंग फॉर्म्स एंड द बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल फंक्शंस इन देम। अल्फोंसो कॉर्टाई कौन थे? ये सबसे पहले इन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे काम करा था। फिर इनकी जो स्टडी थी वो मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर आ गई। मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर इन्होंने क्या रिसर्च करा? कॉक्लिया के बारे में रिसर्च करा, विच इज इनर ईयर में एक पार्ट होता है स्नेल जैसा। फिर से शो कर देती हूँ मैं। दिस दिस इज कॉक्लिया। पर्पल स्ट्रक्चर जो है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज कॉक्लिया। इसके बेसिलर मेम्ब्रेन पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, हेयर सेल्स थे, वो क्या कर रहे थे? साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है। और फिजिकल प्रोसेस ये मैंने बता दिया। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का तो बिल्कुल कट कट क्लियर होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है। और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में डायरेक्ट यूज नहीं होता है, इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है। और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और इससे क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम ये? इससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक बता दिया। कैट मतलब ऐसे करके काट जाएगी, और कट मतलब सीजर। तो है तो दोनों का मतलब एक ही जैसे मर्जी याद कर लो। और आना आना एनाबॉलिक जोड़ जोड़ के बड़ा कर लेना, कैटाबॉलिक तोड़ तोड़ के छोटा कर लेना। ठीक है। नन डन। रेस्पिरेशन वैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन हमारे चैप्टर में एम्फीबॉलिक एक्चुअल में देखे जाए तो एम्फीबॉलिक है, यानी कि कैटा प्लस एना। लेकिन अगर हम ऊपरी सतह पर देखें तो इट इज कैटाबॉलिक। ठीक है। डन, वी आर डन। ओके, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ओके, इतनी डिटेल में आई डाउट कोई पढ़ा सकता है। ठीक है। ठीक है, चलो। As we have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino, fatty acids to derive energy to perform वेरियस एक्टिविटीज। CO2 जो कि हार्मफुल है वो हम रिलीज भी कर देते हैं। एक तो CO2 उससे निकल रही है प्रोसेस से, प्लस वो हार्मफुल है, तो हम क्यों ना रिलीज करें। ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये तो हमें पता लग गया कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस इस चैप्टर में कैटाबॉलिक मेंशन है, लेकिन तुम्हारे रेस्पिरेशन में एंड में जाके उसको एम्फीबॉलिक बोल दिया गया है। ठीक है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी, ये पूरा मैंने तुम्हें लिखवा दिया है नोट्स में सब कुछ ना। और ये लाइन, ये देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और तुम्हारी बॉडी से, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग, विच इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है। अब आ जाओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। दिख जाएगा ना इतना। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and levels of organization. तो ये जो पॉइंट है वो भी मेंशन कर सकते हैं हम इसमें। इसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि दो रीजन है, एक तो हैबिटेट कि वो कहाँ रह रहा है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्यूलर लेवल होता है, फिर हमारा टिश्यू लेवल आता है, और ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। ठीक है। ध्यान दो, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलिंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा, सिलिंट्रेट्स मतलब निडेरियंस, लिखवा चुकी हूँ ये सब कुछ। फ्लैटवर्म्स मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। दिख रहा है क्या? है ना? हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये सारे किससे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। तो अर्थवर्म किसको बिलोंग करते हैं? एनालिड को, जो कि मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं, विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास एक नेटवर्क होता है स्पाइरिकल्स का, जो कि ट्रेकियल सिस्टम खिलाता है ऑफ ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा चुकी हूँ। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स बोले तो क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस। ठीक है, बता दिया था गिल्स यूज करते हैं वो। ठीक है। वास्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वर्टिब्रेट्स में फिश यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियन
लंग्स, ये लास्ट पॉइंट हमने ये वाला करा है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर जो 2025 में क्वेश्चन आया था उसका जिक्र है? क्या ये लिखा है कि फ्रॉग पानी में सिर्फ स्किन से करता है और लैंड पे 3 चीजों से कर सकता है? नहीं लिखा है ये, ठीक है? तो बेसिकली इट वाज आउट ऑफ सिलेबस ओनली, ठीक है? इतना हो चुका है। तो हमारे जो आज के गोल्स थे ना, हमने मैं यही सोचा था मैंने, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ पीवाईक्यूज करें। Which of the following refers to reductionist biologist? बताओ भाई, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? अभी बताया, पूरी इतनी लंबी डिस्कशन हुई, फटाफट से आंसर बताओ। 1, 2, 3 और 4, जल्दी फटाफट सोचो, पढ़ो फटाफट। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, ठीक है? केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, चलो करो। 2 मिनट है, 2 मिनट 5-6 सेकेंड। नन। देखो अब, केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ केमिकल अप्रोच है क्या? यहाँ पे केमिस्ट्री भी आ गई, बायो भी आ गई, लेकिन फिजिक्स कहाँ है? तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिहेवियरल अप्रोच तो नहीं थी, वो तो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी, yes, this is our correct answer. Physico-chemical approach to study and understand living organisms. तो आंसर क्या हो गया? This one, ठीक है? और फिजियोलॉजिकल अप्रोच, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि फिजियोलॉजिकल अप्रोच क्या हुई भाई? तो फिजिको-केमिकल और फिजियोलॉजिकल आर डिफरेंट टर्म्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, ठीक है? तो ये भी हमारा नहीं होएगा। नन। ये पीवाईक्यू तुम्हारा 2025 का पीवाईक्यू आ गया, ठीक है? ये आ गया 2025 का अगेन, ठीक है? फ्रॉग्स रिस्पायर व्हेनेवर यू गेट क्वेश्चन और तुम्हें लग रहा हो ना बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टार्ट राइटिंग इट। जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वैसे बायो के सॉल्व करने लग जाओ, ऐसे होंगे। वाटर में लिखा है कि ये स्किन से भी करता है और बकल कैविटी से भी करता है, और लैंड पर लिखा है कि ये स्किन से करता है, बकल कैविटी से करता है और लंग्स से करता है। तो तुम छोड़ दो कि क्या लिखा है अभी क्वेश्चन में, मुझे खुद बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी करेक्ट है। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है? जस्ट टेल मी, प्रिपेयर योर आंसर इन योर माइंड एंड टेल मी। बताओ। वाटर वाली गलत है, क्योंकि यहाँ पे बकल कैविटी तो वाटर में यूज करते ही नहीं है, वी ओनली यूज स्किन, राइट? और वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को, और ये तो इसमें तीनों सही है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। डन। और तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फॉल्स फॉर बोथ नहीं, लैंड के लिए सही है। ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड, नहीं, बिल्कुल गलत हो गया, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ, नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ठीक है? ये एक 1990 का क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में से है। स्किन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, क्या ह्यूमन स्किन से करते हैं? नहीं, हम तो नहीं करते हैं। फ्रॉग करता है, जी हाँ, फ्रॉग के पास एक एक्सेसरी ऑर्गन है। एक्सेसरी क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके पास लंग्स और बकल कैविटी भी है, ठीक है? भी है। रैबिट भी नहीं करता है और लिजर्ड भी नहीं करती है, ठीक है? हाँ, अब देखो, ये जो मैं बोल रही थी ना इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वहां से आ गया क्वेश्चन गेम। ये आई डोंट नॉट रिमेम्बर ये कौन से साल का है, दूर पड़ गया पीवाईक्यू बुक, अभी उठ नहीं सकती मैम, ठीक है? 4 मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो हमें बताना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है। ऑप्शंस में डालना भूल गई हूँ, तो हम ऐसे बता देते हैं। सिल्वर फिश के पास ट्रेकिया, यस, पहली बात हो गई थी कि ये एक अनोखी टाइप ऑफ फिश है जिसके पास ट्रेकिया है। स्कॉर्पियो बुकलंग, यस, स्कॉर्पियो के पास भी और एरिकनिड्स के पास भी बुकलंग्स है। एरिकनिड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स का टाइप है। सी स्कॉट के पास फेरेंजियल गिल्स, यस। डॉल्फिन के पास गिल्स, नो। डॉल्फिन के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ठीक है? और ये शायद लास्ट या लास्ट पीवाईक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताना है इसमें। प्रिंसिपल, थोड़ा अगर जूम हो जाता,
इसको ना मैं बीच में ले आती हूँ, ठीक है? हुँ, इनकरेक्ट बताना है यानी कि इनकरेक्ट। पहले ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट? क्योंकि अगर मैंने इसको करेक्ट पढ़ लिया होता ना, तो मैं पहला क्वेश्चन इसमें आंसर मार्क कर देती। क्या है पहला ऑप्शन? प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि फिशेस में जो गिल्स होते हैं उनमें काउंटर करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से उसमें एफिशिएंट रेस्पिरेशन होती है। तो मैं तो पहला क्वेश्चन मार्क कर देती इसमें, पहला ऑप्शन। बट मैंने फिर दिमाग गया कि नहीं, मैंने बोला था कि इनकरेक्ट और करेक्ट को पहले खुद हाथों से लिख लो वहीं पे, या फिर तुम ऐसे कर लो कि अगर कहा है ना इनकरेक्ट तो क्रॉस लगा दो, और करेक्ट तो टिक लगा दो, ठीक है? उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस सिली मिस्टेक लेसन्स, ठीक है? Residual air in lungs is residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration. No, आ जाओ नोट्स में, आ जाओ अपने। रेजिडुअल एयर कैपेसिटी ह्यूमन लंग्स में नो रोल इन एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग। हाउ कैन यू से कि ये डिक्रीज कर रहा है? तो दिस इज द एक्चुअल सही वाला आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। और भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ। ये भी बताया था, बर्ड्स में एयर सैक्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं। और इंसेक्ट्स में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स विच इज नोन एज हीमोलिम्फ, क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ होता है विच डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। डन, दैट इज इट, वी हैव आल्सो डन द पीवाईक्यूज। तो मतलब इसके बाहर क्या ही आएगा? ऐसे करके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और आउट ऑफ इसका तो पॉसिबल ही नहीं है होना, ठीक है? तो एक बार फिर से नोट्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को फिर से रीड करना है। पीवाईक्यूज जो मैं डालूंगी पीडीएफ में टेलीग्राम पर, जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो दैट इज इट। पीवाईक्यू जो होंगे वो विदाउट एनोटेशंस होंगे, मतलब ये जो मैंने सब कुछ इस पे लिखा है ना, वो सब उसमें नहीं आएगा। तो यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन अगेन। कितने ही है, 5 पीवाईक्यूज है नहीं, तो कर लेना, ठीक है? दैट इज इट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।